हेलो दोस्तों। फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, नया जोश है, नई उमंग है और डेफिनेटली आप भी नई उमंग के साथ जुड़ गए होंगे अपनी तैयारी में। दोस्तों, समय बहुत नज़दीक आ चुका है। जेई मेंस जनवरी में होने वाला है, उसके बाद आपके 12th के पेपर्स होंगे, उसके बाद नीट के पेपर्स होंगे। तो अब आने वाला टाइम जो है वो कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स से भरा हुआ रहेगा, लेकिन आपकी तैयारी फुलफिल करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, अच्छी करने के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। और अब कंटिन्यू हम चल रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, जो कि हमारा नया चैप्टर है। और उसमें एक यूनिट हमने स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको कहा था कि एक तरीके से जादू है। जादू इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम एक नई चीज क्रिएट कर रहे हैं और वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि वोल्टेज जो कि अभी तक आपको मिल रहा था केमिकल एनर्जी के थ्रू, अब आप उसको जनरेट कर रहे हैं कुछ मोशन के थ्रू। तो उसी क्रम में आज हम चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा दिया था, आपको स्टार्ट कर दिया था। फैराडे लॉ हमने स्टार्ट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और अब हम चलने वाले हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपने जनरेट किया है उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, जो कि डिसाइड की जाती है लेंज के नियम के द्वारा। Lenge's law is the only law which describe the direction of induced EMF. Induced EMF की डायरेक्शन बताने के लिए हम Lenge's law को यूज करते हैं। दोस्तों, Lenge's law जो है वो एक तरीके से आपका एनर्जी कंजर्वेशन का उदाहरण है। ये इस तरीके से है कि अगर हम इस मार्कर को इस सरफेस से उठाकर इस तरीके से एक फोर्स के अगेंस्ट इसको उठाकर हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो इसमें एक एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। जो एनर्जी वो है, ये हमें जब हम मार्कर को रिलीज करते हैं तो हमें ये एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी हमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो कुछ इसी तरीके से लेंजेस लॉ भी जो है वो पार्टिसिपेट करता है हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ को डेवलप करने में। होता क्या है दोस्तों कि जब भी मैंने आपको लास्ट टाइम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताया था कि जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, उसकी रेट में बदलाव होगा, तो उस कॉइल के सिरों के बीच में, कोई अगर ओपन सर्किटेड है तो सिरों के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। और अगर आप उन सिरों को जोड़ देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी। अब सेकंड चैप्टर हमारा जो कहता है वो कहता है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के लिए हमें लेंजेस लॉ यूज करना पड़ता है दोस्तों। और लेंजेस लॉ क्या कहता है कि जो भी आपका इफेक्ट हुआ है, यानी कि जो भी आपका रिजल्ट हुआ है, वो उस रीजन का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस्ड हुआ है। ऐसा ही होता है दोस्तों। परिवर्तन का हमेशा विरोध होता है। हमेशा चेंज जो है वो इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अगर कोई भी चीज हम समाज में भी देखते हैं कि हम अगर बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो बदलाव करने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजरना पड़ता है, परेशानियों से गुजरना पड़ता है, मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। यानी कि परिवर्तन करना आसान नहीं है। और ऐसा ही तब होता है जब लेंजेस लॉ में होता है, क्योंकि बदलाव हो रहा है फ्लक्स की रेट में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि अगर कम है तो ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा है तो कम हो रही है, और नेचर इसको सपोर्ट नहीं करती। तो इसके बदले में कुछ ऐसा रिएक्ट करती है कि उस बदलाव का विरोध किया जा सके। और इस बदलाव का विरोध करने के लिए वो अपनी तरफ से एक वोल्टेज, अपनी तरफ से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और अपनी तरफ से एक इंड्यूस्ड करंट जो है उसको बनाती है। किस तरीके से विरोध होता है ये आपको मैं एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ।
तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज ऑलवेज सच दैट, हमेशा इस तरीके से होगी ताकि वो इट अपोजेस द रीजन बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड, वो उस रीजन का अपोज कर सके जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। मतलब ये एक तरीके से ये हो गया कि मैंने किसी चीज को बनाया और वो मेरा ही अपोज करने लग जाए। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आपने एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश किया है नीचे की तरफ, और अब आप इसको जैसे कैसे किया होगा आपने, मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करने के लिए आपको चाहिए होता है एक करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा एक करंट कैरिंग वायर जिसमें आई करंट फ्लो मेरे को करवानी पड़ेगी। अब दोस्तों जब करंट कैरिंग वायर जो होता है उसकी डायरेक्शन में अगर आप थंब को करें तो जो फिंगर्स होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, यानी कि अब अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैं इस करंट को कैपिटल ले लेता हूं, मैं इस करंट को अगर मैं राइज करूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। अब फ्लक्स की रेट में हो रहा है दोस्तों परिवर्तन, फ्लक्स की रेट में हो रहा है चेंज, और चेंज क्या है, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बदलाव का अपोज करने के लिए इसका विरोध शुरू हो जाएगा। अब विरोध करने के लिए दोस्तों ये ऐसा तो कर नहीं सकता कि इस करंट को कम कर दे या इसके फ्लक्स को कम कर दे, क्योंकि ये इसके हाथ में नहीं है। इसके हाथ में ये है कि ये खुद में एक ऐसी करंट प्रोड्यूस कर दे जो कि बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करे। यानी दोस्तों होगा क्या, फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए इसको करंट फ्लो करवानी पड़ेगी, क्योंकि करंट से ही फ्लक्स आएगा। तो ये ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा जो कि बढ़ते हुए फ्लक्स को कम कर दे, यानी कि नीचे की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये एक ऐसी करंट फ्लो कराएगा दोस्तों जिससे कि करंट उस फ्लक्स को अपोज कर पाए। अब अगर आप देखो कि नीचे की तरफ फ्लक्स है तो इसके लिए इसको ऐसी करंट चाहिए ताकि फ्लक्स ऊपर की तरफ जनरेट हो। तो अगर मैं इस तरीके से करूं तो थंब जो है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता हुआ मिल रहा है थंब की डायरेक्शन में, यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट डेवलप कर दी जाए, हो जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा इसकी वजह से, जबकि इसकी वजह से अंदर की तरफ है, ये इनवर्ड है। अब इसके बढ़ने का अपोज ये वाली करंट फ्लो करा के कर देगी। समझ में आया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बारीक चीज है जिसको आपको नोटिस में लेना है। तो हुआ क्या है कि एक इंड्यूस्ड करंट जो है वो बनने लगी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ताकि जो फ्लक्स है आउटवर्ड डायरेक्शन है उसको बढ़ाया जा सके और इनवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लक्स था उसकी रेट को कम किया जा सके। तो यहाँ काम आता है लेंजेस लॉ। तो इस तरीके से डायरेक्शन डिसाइड होती है। अगर ये ओपन सर्किट होता तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती थी कि प्लस यहाँ बनेगा और नेगेटिव यहाँ बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी जनरेट होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब एक और सवाल जो बनता है यहाँ पे कि अगर किसी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को, अगर हम यहाँ एक कॉइल लेते हैं और एक बार मैग्नेट को हम शिफ्ट करते हैं इसकी तरफ, इसका एन सिरा है और एस सिरा है। एन से मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस जो है वो निकलती हैं और एस में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है। तो दोस्तों जब हम इसको इसकी तरफ लेकर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बढ़ेगी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। पास होने वाले फ्लक्स बढ़ते हुए पास होने वाले फ्लक्स का अपोज करने के लिए ये वाला सिरा कॉइल का, ये वाला सिरा जो है ये एन बनने की कोशिश करेगा ताकि इस एन का अपोज किया जा सके। ये इधर आ रहा है तो ये इसका अपोज करेगा
तभी ऐसा हो सकता है। तो ये मैग्नेट बन के इसका अपोज तभी कर सकता है जब इसका ये वाला सिरा, इस फेस पे जो सिरा है वो N बन जाए। तो दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं N लिखता हूँ और इसको यहाँ से आपको ऐसे घुमा के करंट की डायरेक्शन आपको निकालनी है। अब आप इसी डायरेक्शन में करंट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इस वाले लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो करंट इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा ताकि ये वाला सिरा N बन जाए। N बनने से ये काम हो जाएगा कि ये वाला सिरे से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और वो इसको अपोज करके इफेक्ट को अपोज कर देगा, कॉज को अपोज कर देगा। ठीक है, रीजन जो है अपोज किया जाएगा। ठीक है, अब आता है अगर मान लीजिए इसको हम दूर ले जाएं, अगर इसको दूर ले जाते हैं दोस्तों तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी। कम होती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज करने के लिए ये कुछ ऐसा करेगा ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाया जा सके। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा दोस्तों, अब क्योंकि N इससे दूर जा रहा है तो ये उसका अपोज करने के लिए खुद S बन जाएगा ताकि N को अट्रैक्ट किया जा सके। और S बनने के लिए अगर आप देखें तो आप इसको फॉलो कर लीजिए कि यहाँ S बनाया आपने इस वाले फेस पे और उस पे आपने लगाया करंट का डायरेक्शन इस तरीके से सपोर्ट करता हुआ। ठीक है, तो ये आपको दे देगा कि यहाँ पर करंट जो है इंड्यूस्ड करंट वो आपको कैसे फ्लो करानी है। ठीक है, यानी कि जब पास आता है तो पास नहीं आने देता और जब दूर जाता है तो दूर नहीं जाने देता। इसका मतलब इसको केवल अपोज करने से मतलब है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेंजेस लॉ के ऊपर हमारा टॉपिक। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। जितनी वर्क डन हुई है उतनी ही एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है, ये लॉ हमेशा फुलफिल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बनता है कि मान लीजिए कोई बार मैग्नेट कॉइल से ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। मान लीजिए कि इसकी डायरेक्शन में गिर रहा है और गिरता हुआ इसके अंदर से होता हुआ नीचे चला जाता है। तो जो एक्सेलरेशन है मैग्नेट का वो इस बार मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन है वो g से बड़ा, g से छोटा, g के बराबर या फिर g के 0। ठीक है, तो कैसे होगा दोस्तों, जब ये नीचे आ रहा होगा तो ऊपर वाला सिरा N बनेगा। N बनने के लिए वो करंट फ्लो कराएगा इसी डायरेक्शन में और ऊपर N बन के इसके आने का अपोज करेगा। ठीक है, यानी कि जो G से ये आ रहा है उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको कम करेगा, यानी कि A इज लेस देन G पहली कंडीशन में। जब ये निकल जाएगा तो ये नीचे की तरफ जब जा रहा होगा तो ये खुद नीचे वाला सिरा जो है वो S बन के, नीचे वाला सिरा जो है क्योंकि ये इससे दूर जा रहा है, आप देखें इससे दूर जा रहा है, तो ये जब दूर जाएगा तो इसके दूर जाने का भी अपोज करेगा। तो नीचे वाला सिरा वापस N बन के ऊपर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए इसको इस तरीके से करंट फ्लो करा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना पड़ेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा तो नीचे वाला सिरा जो है अब की बार N बनेगा। अभी ऊपर वाला N बना हुआ है, फिर नीचे वाला N बनेगा, या ऊपर वाले को S बना दीजिए तो क्लॉकवाइज फ्लो करवा दीजिए। ठीक है, तो फिर अपोज करेगा, यानी कि G से नीचे जा रहा था ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो G से कम हो जाएगा। यानी कि दोनों ही केस में बोथ द केसेस A will be less than G। तो ये है आपका सॉल्व करने का तरीका कि जो भी हो रहा है उसका अपोज करिए, कुछ ऐसा करिए ताकि जो हो रहा है वो ना हो पाए। तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ऐसे ही टॉपिक के लिए आप हमें साथ बने रहिए, एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।